कि इंसान एक दूसरे इंसान का गला कैसे काट सकता है, या कैसे कोई तानाशाह लाखों लोगों की जान ले लेता है। क्या उनके दिमाग में बचपन से ही कोई इविल स्विच होता है, या फिर हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब हम टेड बंटी, हिटलर या किसी आतंकवादी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, दानव या मॉन्स्टर। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी इंसान रातों रात मॉन्स्टर नहीं बनता। मॉन्स्टर शब्द सुनते ही तुरंत हमारे दिमाग में सीरियल किलर, तानाशाह या आतंकवादी की तस्वीर उभरती है। लेकिन असली सवाल यही है कि मॉन्स्टर पैदा होता है या बनाया जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का बिहेवियर उसके जीन्स और माहौल दोनों से तय होता है। कुछ लोग जन्म से ही ऐसे पैटर्न लेकर आते हैं जो उन्हें वायलेंट बना देते हैं, जैसे सिंपैथी की कमी, गुस्से पर काबू ना होना या एंगर इश्यूज, या दूसरों के दर्द को महसूस न कर पाना। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं, समाज, परिवार और सिचुएशंस भी इंसान को मॉन्स्टर बना सकती है। बचपन में हिंसा देखना, लगातार अपमान झेलना या सत्ता और पावर का लालच, ये सब मिलकर एक आम इंसान को धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। इतिहास में देखें तो हिटलर, पोल पॉट जैसे तानाशाह सिर्फ अपनी ही सोच से नहीं बल्कि समाज की चुप्पी और डर से भी मॉन्स्टर बने। वहीं सीरियल किलर्स के केस स्टडी बताते हैं कि बचपन का ट्रॉमा और अकेलापन उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गया जिससे उन्हें मॉन्स्टर बना दिया। इस 10 एपिसोड की सीरीज में हम इंसानी दिमाग के उस सबसे अंधेरे कोने में झांकेंगे जहां कोई नहीं जाना चाहता। हम बात करेंगे सीरियल किलर्स, तानाशाहों और भीड़ की उस मानसिकता की जो किसी को भी जानवर बना देती है। और सबसे डरावनी बात, हम यह भी जानेंगे कि क्या आपके या मेरे अंदर भी ऐसा ही कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है। क्या आप खुद को एक अच्छा इंसान मानते हैं? अगर हाँ, तो एक सवाल है, क्या आप किसी दूसरे इंसान को सिर्फ इसलिए तकलीफ पहुंचा सकते हैं क्योंकि किसी सुपीरियर ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया हो? तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 1961 में एक साइकोलॉजिस्ट ने यही सवाल दुनिया से पूछा। उनका नाम था स्टेनली मिलग्राम। उन्होंने कुछ सामान्य लोगों को एक प्रयोग में बुलाया। उन्हें बताया गया कि वे सीखने और याददाश्त पर एक रिसर्च का हिस्सा है। प्रयोग में एक व्यक्ति को सवाल पूछने थे और दूसरे व्यक्ति को जवाब देने थे। अगर जवाब गलत हो तो उसे बिजली का झटका दिया जाना था। असल में झटके नकली थे, लेकिन प्रयोग में शामिल लोगों को यह बात नहीं पता थी। शुरुआत छोटे झटकों से हुई, फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता गया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति दर्द से चिल्लाने लगा, फिर विनती करने लगा और उसने जवाब देना बंद कर दिया। लेकिन कमरे में मौजूद साइंटिस्ट सिर्फ एक बात कहता रहा कि प्लीज कंटिन्यू दिस। और हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर लोग ऑर्डर मानते रहे। उन्हें पता था कि सामने वाला तकलीफ में है, फिर भी वे रुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि जब कोई अधिकार रखने वाला व्यक्ति हमें ऑर्डर देता है तो हमारा दिमाग जिम्मेदारी का बोझ उससे जोड़ देता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यही सोच इतिहास की कई भयानक घटनाओं में दिखाई देती है। कई अपराधियों ने अदालत में एक ही बात कही कि मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। लेकिन उस इंसान का दोष इससे कम तो नहीं हो जाता। पहले वो ऑर्डर्स मानता है और फिर वो शायद उसमें मजा लेने लगता है। यही बात उसे मॉन्स्टर बना देती है। इस सीरीज के खत्म होते होते आप यह समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपके या मेरे अंदर भी ऐसा ही कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है। क्या सही हालात मिलने पर कोई भी आम इंसान हैवान बन सकता है? इस गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली जर्नी में मेरे साथ बनी रही। क्या किसी बच्चे के बचपन की कुछ आम सी दिखने वाली आदतें यह भविष्यवाणी कर सकती हैं कि वो बड़ा होकर एक खूंखार कातिल बनेगा? दोस्तों, जब हम किसी सीरियल किलर के अतीत का पर्दा उठाते हैं तो 99% केसेस में हमें उसके बचपन की एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक कहानी मिलती है। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसे मैकडोनल्ड ट्रायड कहा जाता है। 1963 में साइकेट्रिस्ट जे.एम. मैकडोनल्ड ने पाया कि ज्यादातर हिंसक अपराधियों के बचपन में 3 लक्षण कॉमन थे। पहला, इन्यूरेसिस, यानी एक तय उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करना, जो बच्चे के गहरे मानसिक तनाव और डर को दर्शाता है। दूसरा, पायरोमैनिया, मतलब बिना वजह चीजों में आग लगाना, जो उनके अंदर उबल रहे गुस्से को बाहर निकालने का जरिया होता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यानी बेजुबान जानवरों को तड़पाना या मार डालना। ये तीनों चीजें असल में अंदरूनी बेबसी के शुरुआती संकेत हैं। जब एक बच्चे को उसके घर में लगातार परेशान किया जाता है, उसका शोषण होता है, तो वह अपना गुस्सा उन जानवरों पर निकालने लगता है जो उससे कमजोर है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द किलर क्लाउन, जॉन वेन गेजी या एड गीन।
एड की इनकी माँ एक ऐसी महिला थी जो रिलीजन को बहुत ज्यादा मानती थी, जिसने एड को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया और हमेशा उसे यही सिखाया कि पूरी दुनिया पापी है। माँ की इस टॉक्सिक पेरेंटिंग ने एड के दिमाग को इस हद तक हैंडीकैप कर दिया कि माँ की मौत के बाद वो औरतों की लाशें निकालकर उनकी स्किन से कपड़े बनाने लगा। जब बचपन में बच्चे का नर्वस सिस्टम लगातार डर और टेंशन में रहता है तो उसका दिमाग क्रॉनिक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बड़ा होने पर उसे हर इंसान एक खतरा लगता है और वो डिफेंस से दूसरों पर हमला करने लगता है। तो क्या सिर्फ टॉक्सिक पेरेंटिंग ही किसी के सीरियल किलर बनने का रीजन है? जानेंगे अगले एपिसोड में। अब सोचिए, एक हैंडसम, पढ़ा लिखा और कानून यानी लॉ की पढ़ाई करने वाला लड़का वो अचानक अमेरिका का सबसे खूंखार सीरियल किलर कैसे बन गया? दोस्तों, टेड बंडी को देखकर कोई भी इंसान पहली नजर में यह नहीं कह सकता कि यह शख्स 30 से ज्यादा लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर चुका था। वो बेहद चार्मिंग था, बातचीत में माहिर था और डिप्रेशन के शिकार लोगों की मदद के लिए सुसाइड हॉटलाइन पर काम करता था। इसी फिनोमेनन को साइकोलॉजी में कहा जाता है द मास्क ऑफ सैनिटी, यानी शरारत का मुखौटा। बंडी का बचपन एक गहरे झूठ की बुनियाद पर टिका था। वो अपनी बहन को अपनी माँ समझकर बड़ा हुआ। जब उसे सच का पता चला कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बहन थी तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। इसके बाद उसे एक लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ जिसने बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन और पहचान के संकट ने उसके अंदर की एक गहरी हीन भावना यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और समाज के प्रति भयंकर गुस्सा पैदा कर दिया। उसने समाज को दिखाने के लिए एक परफेक्ट इंसान का मुखौटा तो पहन लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता गया। टेड को लगने लगा कि पूरी दुनिया ही झूठी है, खासकर औरतें। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब ऐसे लोग अपनी निजी जिंदगी पर कंट्रोल खो देते हैं तो वो दूसरों की जान लेकर उन्हें तड़पाकर उस कंट्रोल और पावर को वापस पाने की कोशिश करते हैं। बंडी के लिए हत्याएं सिर्फ जुर्म नहीं थी, वो अपनी ईगो को संतुष्ट करने का जरिया थी। इसी तरह जेफरी डामर को बचपन में माता पिता अकेले छोड़कर चले गए थे। उसे अबैंडोनमेंट एंजाइटी यानी छोड़े जाने का इतना गहरा डर था कि वो लोगों को मारकर उनके अंगों को अपने पास रखता था ताकि वो उसे कभी छोड़कर न जाए। अकेलापन जब मेंटल डिसेबिलिटी से मिलता है तो वो इंसान को निर्भक्षी तक बना देता है। दुनिया में ऐसे खतरनाक सीरियल किलिंग के कई किस्से हुए हैं जिनके पीछे के रीजंस अगर जाने जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर डिक्टेटर्स क्यों बनते हैं। एक नाकाम पेंटर और एक शराबी मोची का बेटा, ये दोनों दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह कैसे बन गए जिन्होंने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया? अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन इतिहास के दो ऐसे नाम जिनके फैसलों की वजह से करोड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब साइकोलॉजिस्ट इन तानाशाहों यानी डिक्टेटर्स की प्रोफाइलिंग करते हैं तो दो मुख्य मानसिक स्थितियां सामने आती हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और क्लिनिकल पैरानोया। हिटलर बचपन में अपने पिता से बुरी तरह पिटता था। वो पेंटर बनना चाहता था लेकिन आर्ट एकेडमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी इस नाकामी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार ने उसके अंदर एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। हिटलर ने अपने इस खालीपन को छुपाने के लिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म और एथनिक सुपीरियरिटी का मुखौटा पहन लिया। तानाशाह ऐसे ही बनते हैं। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ग्रैंडियोसिटी का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें लगता है कि सिर्फ वही भगवान है। दूसरी तरफ सोवियत संघ का तानाशाह जोसेफ स्टालिन भयंकर शक की बीमारी यानी वो पैरानोया का शिकार था। उसका पिता भी उसे बेरहमी से पीटता था, जिससे स्टालिन ने सीखा कि दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। सत्ता में आने के बाद उसे लगता था कि उसके सबसे करीबी दोस्त और जनरल भी उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने सिर्फ शक के आधार पर अपने ही लाखों नागरिकों और वफादार नेताओं को या तो गोली मारकर मरवा दिया या आईसी कंसंट्रेशन कैंप्स में मरने के लिए भेज दिया। पोल पॉट ने कंबोडिया में नया समाज बनाने का सपना दिखाया, लेकिन उसकी नीतियों ने लाखों लोगों को दी सिर्फ भूख और मौत। जब एक तानाशाह के हाथ में अनलिमिटेड पावर होती है और उसका दिमाग पैरानोया से ग्रस्त होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश को कब्रिस्तान बनाने से भी नहीं हिचकता। वो अपनी जान बचाने और लोगों पर पावर दिखाने के लिए डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल करता है। तानाशाहों का मनोविज्ञान यही बताता है कि सत्ता जब बिना रोक टोक मिलती है तो इंसान धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल जाता है। वह अपने डर को दूसरों पर थोपता है, अपनी असुरक्षा को हिंसा से छुपाता है और यही खतरा हर समाज में मौजूद है।
जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, जब डर और प्रोपेगेंडा हावी हो जाते हैं, तब मॉन्स्टर पैदा होता है। कहीं ऐसा मॉन्स्टर आपके अंदर तो नहीं है? दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए पुलिस की वर्दी दे दी जाए और असीमित अधिकार और पावर्स दे दिए जाए, तो क्या आप भी दूसरों पर अत्याचार करने लगेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन साइंस कहता है शायद हाँ। साल 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने एक बहुत ही मशहूर और डरावना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एडवर्टीजमेंट देकर कुछ बेहद नॉर्मल, शांत और अच्छे बैकग्राउंड वाले कॉलेज स्टूडेंट्स को चुना। इन स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। आधों को कैदी यानी प्रिजनर्स बनाया गया और आधों को जेल गार्ड। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई गई। गार्ड्स को लाठियां और चश्मे दिए गए और कहा गया कि तुम्हें जेल का डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, लेकिन शारीरिक हिंसा नहीं करनी है, यानी नो फिजिकल वायलेंस। यह एक्सपेरिमेंट पूरे 2 हफ्तों के लिए चलना था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही जबरन बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स गार्ड बने थे वो महज कुछ ही घंटों के अंदर असली क्रूर तानाशाहों की तरह बर्ताव करने लगे। वो कैदियों को नंगा करने लगे, उन्हें रात रात भर सोने नहीं देते थे, उनसे गंदे टॉयलेट साफ करवाते थे और उन्हें मेंटल टॉर्चर करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कैदी बने स्टूडेंट्स गहरे डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होने लगे। प्रोफेसर जिम्बार्डो ने इस फिनोमेनन को द ल्यूसिफर इफेक्ट का नाम दिया। ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि जब अच्छे और भले लोगों को बिना किसी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी रोक टोक के अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है, तो सिस्टम और सिचुएशंस उनके अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर को बाहर ले आती हैं। पावर का नशा किसी भी अच्छे इंसान को अंधा कर सकता है और हम सभी में ऐसा मॉन्स्टर कहीं ना कहीं छुपा होता है। मान लीजिए किसी का प्रमोशन हो जाता है तो वो अनजाने में ही अपने सबऑर्डिनेट्स पर रौब मारने लगता है। जेलों में जेलर और गार्ड्स अक्सर कैदियों पर अत्याचार करते हैं। तानाशाहों को अक्सर हम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग की मानसिकता क्या है? जब एक साथ एक भीड़ एक आदमी के पीछे पड़ जाती है। दोस्तों, पर्सनली बेहद सीधे, धार्मिक और शांत रहने वाले लोग जब किसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो वो अचानक किसी अजनबी को पीट पीट कर मारने वाले दरिंदे जैसे बन जाते हैं। आपने अक्सर अखबारों में या टीवी न्यूज पर मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली खबरें सुनी होंगी। कोई छोटी सी अफवाह उड़ती है, जैसे बच्चा चोरी की या किसी धार्मिक अपमान की, और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ एक मासूम इंसान को घेर लेती है और उसे तब तक पीटती है जब तक कि उसकी जान न चली जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि जब बाद में पुलिस इन दंगाइयों को पकड़ती है तो पता चलता है कि वो सब आम लोग थे। आखिर उस भीड़ में ऐसा क्या होता है जो इंसानों से उनकी इंसानियत छीन लेता है? साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है डी इंडिविजुएशन, यानी भीड़ का कोई नाम नहीं। जब एक आदमी किसी बड़ी भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी मोरालिटी और उसके अंदर का कानून का डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। भीड़ के अंदर उसे एहसास होता है कि इस अंधेरे में मुझे कोई नहीं पहचान रहा। इसके साथ ही वहाँ काम करता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी का बंटवारा। हर दंगाई सोचता है कि अगर यह मर भी गया तो मर्डर सिर्फ मैंने तो नहीं किया, इन सब ने किया है, तो पुलिस मुझे अकेले कैसे पकड़ेगी? भीड़ में इंसान का अपना मोरल कंपास पूरी तरह क्रैश हो जाता है। एक आदमी हिंसक जानवर की तरह बिहेव करने लगता है, या फिर कुछ लोग खड़ा होकर तमाशा देखने लगते हैं। किसी व्यस्त सड़क पर एक लड़की को कोई सरेआम चाकू मार रहा है, वो मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन आसपास खड़े दर्जनों लोग या तो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं या अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है? इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। हम सोचते हैं कि जहां ज्यादा लोग होंगे वहां मदद जल्दी मिलेगी, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह बिल्कुल उल्टा है। जब बहुत सारे लोग किसी मुसीबत को देख रहे होते हैं तो हर व्यक्ति के दिमाग में यह थॉट आता है कि कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, मैं ही क्यों आगे बढ़ूं? शायद किसी और ने पुलिस को फोन कर दिया होगा। तो ऐसे में यही मॉन्स्टर्स को बढ़ावा देता है। कोई भी इंसान सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं एक टेररिस्ट बनूंगा। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? क्या ये सिर्फ एक रिलीजन है या फिर कुछ और भी? साइकोलॉजी के एक्सपर्ट फैदली एमोगेडिम ने एक मॉडल दिया है जिसे स्टेयरकेस टू टेररिज्म कहते हैं। इस सीढ़ी का पहला स्टेप है अनफेयरनेस, जब किसी को लगता है कि उसके साथ या उसकी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है। दूसरा स्टेप है एंगर, जब वो नाइंसाफी गुस्से में बदल जाती है। तीसरा स्टेप है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एग्रेशन, यानी अपने गुस्से के लिए किसी दुश्मन को ब्लेम करना।
और यहाँ एंट्री होती है रिक्रूटर्स की। रिक्रूटर्स इन लोगों को यकीन दिलाते हैं कि उनका दुख तभी खत्म होगा जब वो दूसरों को खत्म करेंगे। इन्हें एक आइडेंटिटी दी जाती है, एक पर्पस दिया जाता है। असल में ये मॉन्स्टर्स नहीं है, ये मैनिपुलेट किए गए वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कोई मायने ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मीनिंग उन्हें मौत के रास्ते पर ले जाता है। क्या एजुकेशन इसका सॉल्यूशन है या फिर हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा? यही है रेडिकलाइजेशन की वो सीढ़ियां जो एक टेररिस्ट को जन्म देती है। एक ऐसा आतंकवादी जो अपने मकसद को पाने के लिए लाखों लोगों की जान ले सकता है और ह्यूमन बॉम्ब बनकर अपनी जान दे भी सकता है। अक्सर ये शुरुआत होती है आइडेंटिटी क्राइसिस और सर्च फॉर बिलोंगिंग से। बहुत से यंग लोग जो टेररिस्ट ग्रुप में शामिल होते हैं वो अपनी जिंदगी में अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि समाज में उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। ऐसे में जब कोई ग्रुप उन्हें अपना लेता है, उन्हें एक आइडेंटिटी देता है, एक पर्पस देता है, तो वो उस ग्रुप के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। टेररिस्ट ग्रुप साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो उन लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें एक नया परिवार मिल जाता है जहां उन्हें इज्जत और पहचान मिलती है, लेकिन ये इज्जत और पहचान उन्हें इंसानियत के खिलाफ खड़ा कर देती है। लेकिन सवाल हमारे सामने वही है कि क्या मॉन्स्टर बनाए जाते हैं या हर इंसान में एक मॉन्स्टर कहीं ना कहीं छुपा है? इज इट नेचर और नर्चर? दोस्तों, अब तक हमने समझा कैसे ऑर्डर, भीड़, बचपन, सत्ता, प्रोपेगेंडा और डर किसी इंसान के बिहेवियर को बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये सारी चीजें किसी इंसान को बदल सकती हैं, तो क्या कोई भी मॉन्स्टर बन सकता है? मनोविज्ञान का जवाब थोड़ा परेशान करने वाला है। हाँ, लेकिन हर कोई नहीं। हर इंसान के अंदर गुस्सा है, हर इंसान के अंदर ईर्ष्या है, हर इंसान के अंदर बदले की भावना भी कभी ना कभी आती है। लेकिन हमारे अंदर एक और ताकत भी होती है और वो है सिंपैथी। यही सहानुभूति हमें रोकती है, यही हमें याद दिलाती है कि सामने वाला भी हमारी तरह एक इंसान है। समस्या तब शुरू होती है जब धीरे धीरे यह सहानुभूति खत्म होने लगती है, जब हम किसी व्यक्ति को इंसान नहीं बल्कि दुश्मन, गद्दार, कीड़ा या समस्या समझने लगते हैं। यहीं से वायलेंस आसान लगने लगती है। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक बार बार कहते हैं मॉन्स्टर अचानक पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। छोटे छोटे फैसलों से, छोटी छोटी नफरतों से और उन मौकों से जब हम गलत देखकर भी चुप हो जाते हैं। इसलिए समाज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसे हालात बनने से रोकना है जहां सामान्य लोग भी अपनी इंसानियत खो दें। इस पूरी सीरीज में हमने सीरियल किलर्स, तानाशाहों, आतंकवाद, भीड़ की हिंसा और इंसानी दिमाग के अंधेरे को समझने की कोशिश की। लेकिन आखिर में जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना हम चाहते थे। हम अक्सर सोचते हैं कि मॉन्स्टर्स कोई अलग प्रजाति होते हैं, उनका चेहरा अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। कई बार सबसे खतरनाक फैसले उन लोगों ने लिए जो खुद को हीरो समझते थे, जो मानते थे कि वे सही हैं। यानी सबसे बड़ा खतरा हमेशा बुरे इंसान नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जिन्हें अपनी बुराई दिखाई ही नहीं देती। यही कारण है कि मनोविज्ञान हमें दूसरों से पहले खुद को देखने के लिए कहता है। अगर हम खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें तो हर किसी के अंदर एक अंधेरा तो दिख ही जाएगा। तो एक आखिरी सवाल, क्या मॉन्स्टर्स की पैदाइश को रोका जा सकता है? दोस्तों, हमने सीरियल किलर्स से लेकर डिक्टेटर्स, टेररिस्ट और मॉब लिंचिंग तक हर तरह के मॉन्स्टर्स की साइकोलॉजी को समझा। लेकिन इस सब के बाद क्या हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या मॉन्स्टर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट्स जैसे स्टडीज ने दिखाया है कि कैसे नॉर्मल लोग भी हालात के दबाव में आकर डरावने काम कर सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने मॉन्स्टर को एक नई ताकत दी है। अफवाहें, नफरत और झूठी खबरें सेकंडों में फैल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लगातार नफरत भरे संदेश देखता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। यही कारण है कि डिजिटल मॉन्स्टर और भी खतरनाक है। हर इंसान के भीतर गुस्सा, ईर्ष्या और डर मौजूद होता है। फर्क बस इतना है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाता है तो वो धीरे धीरे मॉन्स्टर का रूप ले सकती है। छोटी सी ईर्ष्या बड़ा होने पर हिंसा में बदल सकती है। यही कारण है कि आत्मचिंतन जरूरी है। जब हम अपने भीतर के अंधेरे को पहचानते हैं तभी हम मॉन्स्टर बनने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जवाब शायद ये है कि हम सब के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा हो सकता है।
ये पैदा नहीं होता। ये हालात, पावर, नफरत, अकेलापन और भीड़ का दबाव इसे जन्म दे सकता है। हमारा काम है कि हम इस मॉन्स्टर को पहचानें और उसे बाहर आने से रोकें। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। अगर समाज सच, सहानुभूति और सवालों को मजबूत करे तो मॉन्स्टर को कमजोर किया जा सकता है। एजुकेशन, कन्वर्सेशन और न्याय ही मॉन्स्टर को हराने के हथियार है। क्या हम अपने समाज को ऐसा बना सकते हैं जहां ये मॉन्स्टर कम पैदा हो? क्या हम उन लोगों को प्यार और समझ दे सकते हैं जो अकेला महसूस करते हैं? ये सवाल हम सब के लिए है।